कड़वा करेला, अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। मेरा नाम अंजलि गोपालन है और मैंने ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल जो ये जगह है 2011 में शुरू किया था। उससे पहले और अब तक भी मैं HIV एड्स पे काम कर रही हूँ और मेरा सारा काम ह्यूमन राइट्स पे था, मानवाधिकार पे था और है। और खैर जानवरों से तो मुझे प्यार था ही था, पर मेरी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है मानवाधिकार के ऊपर, वो ये ज़िंदगी देखते देखते मुझे मेरा समझ भी बदल चुका है। पहले हम सिर्फ आदमियों के बारे में सोचते हैं कि अधिकार सिर्फ मानव का होता है, तो मुझे लगा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक जो स्पीशीज़ है उसका अधिकार ज़्यादा है और दूसरा का नहीं। और मैंने देखा कि हम जानवरों को इतनी बुरी तरीके से हमारा व्यवहार होता है। मैं हमेशा जानवरों को प्यार करती थी और करती हूँ और जब से मुझे याद है हमारे घर में हमेशा कुत्ते थे, चिड़िया थे। और मेरा जो कुत्तों के बारे में समझ थी और मुझे लगा कि वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे रहते थे। पर फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक सारस्वत है। मैं ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल में एज अ वेटरियन काम करता हूँ। ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल सिर्फ एक शेल्टर ना होकर के एक छोटे सेंचुरी के जैसे, जहाँ पर तकरीबन हमारे पास 900 साढ़े 900 जानवर हैं। अगर हम जानवरों की बात करें तो हमारे पास रैबिट्स, चूहों से लेकर के गाय, भैंस, घोड़े, गधे, सभी तरह के जानवर हैं जो एक साथ रहते हैं। मेरा नाम जीवन सिंह बिष्ट है। मैं ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल में मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ। हमारे पास टोटल 930 के आसपास जानवर हैं और बर्ड भी हैं। हमारे पास 160 कैट हैं, जिनको हम जब हमारे पास नई कैट आते हैं तो हम लोग 15 दिन तक उसको केज में रखते हैं, उसका खाना वहीं रखते हैं, उसके बाद फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता रहेगा कि हमारा खाना यहीं पे है। हमारे पास टर्की भी हैं और गिनी फाउल भी है और खरगोश भी हैं और ये वाटर बॉडी है। इसमें हमारे पास कछुए भी हैं और कुछ फेस भी हम लोग रखे हुए हैं। हमारे पास डक भी हैं जो जिनके लिए पानी इसमें रखा हुआ है। ये इनका दाना पानी रखा हुआ है। करीब 32 के आसपास हमारे पास डक भी हैं, जिसमें 2 वैरायटी हैं, एक छोटे वाले हैं और कुछ बड़े वाले हैं हमारे पास।
हमारे पास बर्ड में ईमू भी हैं और एक उल्लू भी है जिसका पर कटा हुआ है, उसको बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। और 3 कौवे भी हैं हमारे पास, वो भी इंजर्ड हैं। कुछ उसमें ब्लाइंड, एक तो ब्लाइंड हैं और एक इंजर्ड है। ये जो जगह है मैंने इस सोच से बनाई थी कि हम लोग सब एक दूसरे की देखभाल करने के लिए सीखें, प्यार से रहने के लिए सीखें। और जब हम राइट्स के बारे में, अधिकार के बारे में सोचें तो हम सबके अधिकार के बारे में सोचें, बच्चों की, लोगों की, जानवरों की, सबकी। क्योंकि नहीं तो मुझे लगता है ये ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं ज़िंदगी के साथ? हम बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरों की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए। तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर ये करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी कोशिश रहती है जो भी हमारे पास इंजर्ड जानवर आते हैं उनकी ठीक तरीके से अच्छी सी केयर देना, उनको अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन देना। और दूसरा, हम लोग जो खाना देते हैं 2 टाइम प्रोवाइड कराते हैं। मॉर्निंग में हम लोग ब्रेड, दूध, अंडा प्रोवाइड करवाते हैं और 4 बजे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं चिकन हो गया, चावल हो गया और दाल होगी। ये हम 4 बजे प्रोवाइड करवाते हैं। हर जानवर को बॉल में खाना अलग अलग देके उनको चैन से चौक करके सबकी हमारा कोशिश यही रहता है कि जितने जानवर हो उनको सबको बराबर न्यूट्रिशन मिले, बराबर खाना मिले। ये हमारी मेन कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छी केयर हम जानवर को दे सकें। और हम ये डिस्कस उनको देते हैं जो ड्राई खाना होता है, और कुछ फ्रेश खाना भी देते हैं जिनमें चावल और चिकन ये सब हम लोग देते हैं। एक बजे खाना बनते हैं इनके लिए, फिर खाना ठंडा करते हैं, अलग अलग बर्तनों में खाना डालते हैं ताकि ठंडा हो जाए खाना। फिर 4:30 बजे इनको खाना देते हैं। खाना देने से पहले हम इनको बांधते हैं ताकि ये झगड़ा ना करे आपस में। खाने में हम इनको चिकन देते हैं, चावल देते हैं। बस यही काम है हमारा, इनका देखभाल करना, कोई झगड़ा वगड़ा ना करे कुत्ते। कोई बीमार हो, खाना ना खाए तो हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है बानू। साफ़ सफाई होगा यहाँ पे। कुत्ता को सुबह 7 बजे से 7:30 बजे का ड्यूटी है। उसके बाद में आना पड़ेगा, कुत्ता को खाना देना, बांधना है, उसको खाना परोसना पड़ेगा, खाना डोंगा में डाल के। जो कुत्ते हैं उनके लिए जो खाना खाते नहीं हैं, जिसको खाने नहीं देते हैं कुत्ते, उनको थोड़ा हम अलग से ट्रेन करते हैं, मतलब उनको बांध के रखते हैं ताकि वो दूसरे कुत्तों के साथ ना लड़े। और उनके बाद में हम खोल के फिर अलग से रख देते हैं उनको। सुबह के टाइम आते हैं हम, 8:30 बजे आते हैं। 7 बजे छुट्टी होती है। जब सुबह आते हैं हम तो बकरी को बाहर निकालते हैं,
तो जब उसके बाद में सानी करते तो उनके लिए घुस गए थे, फिर ऊपर से मतलब गाड़ी खड़ गए थे खाने के लिए, वो खाते बढ़िया तरह ही करते। सुबह सुबह किचन में हेल्प करवाते हैं आकर, जैसे जिसके ड्यूटी जैसा छुट्टी पर रहते हैं उसके काम को करते हैं, जैसे जहाँ बड़े जानवर का। मेरा नाम शिमला है। हम सुबह आते हैं 8:30 बजे, आके इन लोगों के लिए नाश्ता बनाते हैं और फिर यहाँ पे मुर्गियों हैं और बतख हैं और ईनू हैं और आग हैं, बतख हैं, उनके झाड़ू करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दाना पानी रखते हैं, हरा चारा भी रखते हैं काट के उसके लिए, और वो बर्तन सारे साफ करके रखते हैं पानी के। और बाजरा रखते हैं उनके लिए, फिर और आग है वो खरगोश, और वो हैं वो भूसे, उनके लिए चारा रखा जाता है और उनके बर्तन साफ करके रखे जाते हैं। पीछे वो है ईनू, उनके लिए भी चारा भी रखा जाता है और बाजरा भी, वो बर्तन साफ करके वो धरे जाते हैं, पानी घड़ा जाता है उनमें, और फिर वहाँ से आके यहाँ पे हेल्प करवानी पड़ती है किचन में। जो यहाँ पे रहती है इनके लिए खाना बनाना पड़ता है, और जो बाहर बंदरों के लिए रोटी जाती हैं वो बांधनी पड़ती हैं, और अंदर सेंटर में जाते हैं कुत्तों को खाना देना पड़ता है, कुत्ता बांधने पड़ते हैं, फिर शाम को उनके लिए फिर पानी भरना पड़ता है बदल के, फिर दाना पानी फिर शाम को रखना पड़ता है। जी मेरा नाम भरतलाल है जी। हम यहाँ पर हेल्प करते हैं और पेड़ों में पानी देते हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं, और जो ये कुत्ते गड्ढा खोद देते हैं इनको भरते हैं और इनकी हेल्प करते हैं जी। ये गड्ढे वड्ढे खोद देते हैं, उसे हम गड्ढे भर देते हैं, फिर इधर वो पंखा साफ कर देते, पंखा गंदे रहता है, उसे पानी वानी मार के साफ करना पड़ता है, और ये शीशा भी साफ करना पड़ता है, और पीछे भी वो जानवरों के लिए सेब केला जो आता है उसे काट के देना पड़ता है, काट के खिलाया जाता है सबको। मेरा नाम तपन थापा है, मैं एनिमल क्रेचर फार्म पे काम करता हूँ। यहाँ पे काम करते हुए 8 महीना हो चुका है। बड़े जानवर का देखभाल करता हूँ। इन लोगों को भूसा वूसा देना और खल वगैरह देना, सब का वो काम करता हूँ, साफ़ सफाई का काम करता हूँ। और सुबह ड्यूटी हमारे 7:30 से 6 बजे तक का होती है। मेरा नाम मिथिलेश है जी, और मैं सबसे पहले 8:30 बजे आ गई, और बिल्ली के पहले पाउच का खाना देते हैं, फिर बाद में बिस्किट का खाना देते हैं, उसके बाद में इनकी बिल्लियों की 3-4 जगह में बिल्ली रखी हुई हैं, इनका साफ़ सफाई करते हैं। फिर तोते का खाना देते हैं, तोते के लिए देते हैं मूंगफली, पिस्ता और कुसुम दाना, और ये रोटी बिस्किट ये तोता को देते हैं। फिर तोता की भी साफ़ सफाई करते हैं, उसके केज की जिसके अंदर रहता है वो। मेरा नाम रजनी है, नमस्कार। और मैं सुबह के टाइम आती हूँ, पहले आती हूँ खल डालती हूँ, और उसके बाद में मैं बकरी की देखभाल भी करती हूँ। उसके बाद में फिर मैं साफ सफाई करती हूँ। उसके बाद में फिर मैं जानवर के बकरी के लिए पानी भरती हूँ। उसके बाद में फिर उसको बकरी को देखने वाला और देखती हूँ, फिर बड़े जानवर को भी देखती हूँ। फिर आगे जाते हैं, फिर इनके चारा छानते हैं हम, फिर इनकी खोर बाल वो साफ़ करते हैं, बिल्कुल साफ़ करके फिर उसके बाद में वो दूसरा बड़े जानवर के पानी हेल्प करवाते हैं, पानी भरते हैं। और हम सफाई भी करते हैं, अंदर रोड सफाई करते हैं। रोड सफाई करने से पहले पानी यानी वगैरह मारते हैं, उसके बाद अच्छे से सफाई करते हैं, इसे
सफ़ाई करके पीछे भी पूरा साफ करते हैं, उधर भी मतलब उधर भी अच्छा से झाड़ू करके कोई कचरा वचरा गिरा तो उसे उठा लेते, उठा के रख देते। और ये उपला भी बाहर से लाना पड़ता है, लेके खरीद के लेके आके ये चूल्हा में जला के ये नाश्ता बना के दिया जाता है सबको नाश्ता दे के उसे सबको देखना पड़ता है फिर किसने खाया किसने नहीं खाया बोल के। हमारी जो चारा उगता है जानवरों के लिए वो ऑर्गेनिकली हम लोग उगाते हैं। सब्जियां जो उगती हैं कैरून के लिए मैं एक बच्चों के लिए अनाथ आश्रम चलाती हूँ, सब्जियां वहाँ जाती हैं, जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा ऑर्गेनिक एरिया है। हम यहाँ अपना ऑर्गेनिक खेती करते हैं जिसमें टिंडा, पम्पकिन, खीरा और भी बहुत सारी सब्जियाँ जैसे भिंडी हम सब यहाँ उगाते हैं। ये पूरा एरिया हमारा, इसके बाद फ्लावर्स भी है इसमें जो हम ऑर्गेनिक तरीके से ही उपज करते हैं। इसके बाद हम खुद खाते हैं और हमारे घर तक जाता है, केयर होम तक जाता है जिसमें बच्चे भी खाते हैं। इसके बाद हम लोगों से ज़्यादा होता है तो हम अपने जानवरों को भी खिलाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप खीरा, पम्पकिन, ये सारी सब्जियां फरवरी मार्च तक लगाया जाता है, जो 45 से 60 दिन के अंदर अपना फल देने लगते हैं। इसलिए इनका सबसे ज़रूरी होता है धूप और पानी, जिसे हम पानी के लिए ड्रिप का यूज़ करते हैं और धूप तो हमारा मिलता है जो नेचुरली है। यहाँ से हम कृषि करने के लिए, कृषि अपना फार्मिंग करने के लिए हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा 2000 लीटर का एक टैंक है, इसके बाद ये टैंक है। इसे हम एक्चुअली इसका पावर बहुत ही तेज़ है और हमारा एरिया बहुत लंबा नहीं है कृषि का, इसलिए हम इसे इसमें कन्वर्ट करते हैं। आधा पानी इसमें रह जाता है और आधा पानी हमारा जाता है फार्मिंग एरिया में, जहाँ से हम अपना कृषि कर पाते हैं। हर तरह का जो भी, जैसे बैंगन, भिंडी, जो भी सीजनली होता है, ये सारी चीज़ें हम उगाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है ड्रिप में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज़रूरी होता है पानी का, जो हम एक संचित रूप में बहुत ही धीरे धीरे पानी दें। ऐसा नहीं कि हम ऑर्गेनिक कृषि कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ऐसा होना चाहिए या उसे अच्छा फल लेने के लिए, अच्छा उपज लेने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम सारे चीज़ों का यूज़ करें। अगर पानी ज़्यादा लग जाएगा तो हमारा खेती होगा नहीं, क्योंकि हम कोई भी खाद यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, जैसे काउडंग वगैरह। तो इससे हमारा पानी धीरे धीरे जाता है, जो एक ड्रॉप के द्वारा हर पौधे में मिलता है। इससे कृषि हमारा बहुत अच्छा होता है, हम बहुत अच्छे उपज इससे कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन का यूज़ बहुत अच्छा है और इसके द्वारा हम अपने फार्मिंग को संचालित करते हैं।
हम ऑर्गेनिक कृषि के साथ साथ अपने यहाँ फूल भी उगाया करते हैं, जिससे हमारा गार्डन देखने में भी अच्छा लगे और जो भी आए खुद हमें भी अच्छा लगे। हम सीजनली फ्लावर्स यहाँ उगाते हैं, जैसे जीनिया और बोगेनविलिया। तो आप जानते हैं कि वो हर जगह बहुत ही ईजिली आ जाता है, तो वो हमारे इस शेल्टर में हर जगह मिलेगा। लेकिन ये सब सीजनली होता है, जो 2-3 माह में इसके फूल आने लगते हैं, जैसे जीनिया, सनफ्लावर, लोटस या रोज और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया हमारा फ्लावर्स का है। ये हमारा गार्डन एरिया है, जिसमें हम फल, बहुत तरह के फल उगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीच, ये सीजनली होता है, जो साल में एक बार इसका फल लगता है। इसको उपज करने के लिए, उसे उगाने के लिए हम सिर्फ ऑर्गेनिक तरह के खाद और जो भी पेस्टिसाइड होता है हम सब वही यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पे बहुत तरह की फ्रूट्स ट्री हैं, जैसे पोमीग्रेनेट, गुआवा, बनाना एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम राम सिंह है। 5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ गार्डन में मालिगिरी का। अभी लौकी लग रही है, खीरा लग रही है, बैंगन लग रही है, टमाटर लग रहे, सूरजमुखी लग रही है, कोसमोस लग रहे। कंपोस्ट बनाते, अंडा का छिलका डालते, पहले गोबर डालते, फिर राख डालते, फिर किचन वेस्ट डालते, फिर अंडा का छिलका डालते, फिर भूसा डालते, फिर राख डाल के पानी डाल देते और फिर 1 दिन छोड़ के पलटी करते। 17 दिन में पूरा बन जाता, डन हो जाता। बाहर से दवाई नहीं डालते, 5 तरह की घास की पानी को बनाते, नीम का डाल के 18 दिन में पूरा बन जाता वो। फिर उसके स्प्रे करते, ड्रिप से पानी लगता। यहाँ हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, जिससे हम कीड़ों पर रोकथाम कर पाते हैं। ये हम 3 तरह से बनाते हैं। एक हमारा आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ होता है, हम 20 रुपए में बहुत ही ईजिली खरीदते हैं, 20 रुपए में से। वो खरीदने के बाद उसे हम बनाते हैं। इसके बाद एक नीम लीफ का बनाते हैं, और ये हमारा तीसरा है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक करके मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कैसे हम बनाते हैं पेस्टिसाइड। इसमें 5 तरह के वीड्स होते हैं, जैसे नीम का पत्ता, बकान, इसे हम आँख बोलते हैं। ऐसे हर जगह अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग इसका नाम लेते हैं। इसके बाद भांग होता है, और ये होता है धतूरा। इसे हम बहुत ही अच्छे चटनी के जैसा बना लेते हैं, और ये बनाने के बाद हम एक ड्रम में रखते हैं, जो करीब 200 लीटर पानी होता है। इसका सब में 1-1 केजी हम लेते हैं, जिसका वजन, ये सारे जो वेट्स हैं, इसका वजन करीब 5 केजी हो जाता है। 200 लीटर में हम चटनी जैसा बनाकर, और इसे हम 2 वीक तक हर तीसरे दिन पर हम घुमाते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसे हम घुमाते रहते हैं हर तीसरे दिन पर इस तरह से, और इसके बाद फिर हम ढक देते हैं। ढकने के बाद हम 14 दिन के बाद इसका यूज़ कर पाते हैं। अपने पौधे पर हर जगह छिड़काव करते हैं, जिससे कीड़े नहीं आते हैं। ये बहुत अच्छी है। और 14 दिन के बाद हम फिर, जब हम दूसरी बार स्टार्ट करेंगे, जब ये 200 से 100 लीटर बन जाए, तो फिर उसमें हम लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। जब सेकेंड हमारा छिड़काव होगा, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिबल होता है। जो जानवर हमारे पास लाए जाते हैं वो काफ़ी विषम स्थितियों में रेस्क्यू किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे घोड़े हैं, घोड़ियाँ हैं,
उनको शादी के लिए यूज़ किया जाता है, और जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे जानवर को हम लोग लाते हैं, और यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी जानवर जिस भी हालात में हमारे पास आते हैं, हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें। हमारे पास इंजर्ड गाय भी आती हैं, एम्पुटेशन वाले, जिनके किसी का आधा आगे वाला पैर नहीं होता है, किसी का पीछे वाला पैर नहीं होता है, तो वो ये सेक्शन है। और एक हमारे पास बफलो भी है जिसका आगे वाला पैर नहीं है, और एक गाय है जिसके साथ बछड़ा है, उसका भी आधा पैर नहीं है। बहुत सारे हमारे पास ब्लाइंड डॉग भी हैं, जिन हमारे सेक्शन हैं, कुछ ब्लाइंड सेक्शन भी हैं और कुछ ओल्ड सेक्शन हैं, जिन पे हम ओल्ड को ओल्ड की जगह रखते हैं और ब्लाइंड को ब्लाइंड की जगह रखते हैं। लोग विलेजों पे छोड़ देते हैं, या हमें कोई फ़ोन आता है या कोई लोग लेके आते हैं, तो हम लोग इनको उठा के लाते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर जाके इनको इनका खाना पानी, इनको बेटर से बेटर न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं। जितना हमसे हो सके उतनी सेवा हम करते हैं। जितना दुख मैं देख रही थी जानवरों में, जिस तरीके से लोग जानवरों को यूज़ करते हैं, और फिर जब उनका काम नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, हम गाय को क्या करते हैं, जब तक वो दूध देती है हम दूध लेते हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देती है हम उसे छोड़ देते हैं। तो फिर वो बेचारा जानवर कहाँ जाएगा, क्या होगा उसका। और ये बात भी थी कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं उनके साथ। और जो भी गाय आप हमारे देश में देखते हैं जो कि रोड पे है, उसके पेट में ज़रूर प्लास्टिक भरा हुआ है। हमने सर्जरी की है यहाँ 4 गायों की, और एक गाय से 65 किलो प्लास्टिक निकला। और गाय जो है कुत्ते फिर भी प्लास्टिक को खोल लेते हैं, गाय तो पूरा खा लेती है। तो उसके पेट में हमें सिरिंज, नीडल्स, रेज़र, ये सब मिला। तो ये सोचो कि हम लोग जानवरों का क्या कर रहे हैं। क्या जानवर को फीलिंग नहीं होती, क्या उनको दर्द नहीं होता। और मैं देखती हूँ यहाँ हर जो भी जानवर आप देखोगे, घोड़े देख लो, गधे देख लो, कुत्ते देख लो, बिल्ली देख लो, जो भी हो, चिड़िया देख लो, जो भी, उनका जो रिलेशनशिप हमारे साथ है बहुत गहरा है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, हमें दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पीशीज़, मानव जाति आगे बढ़े, जिंदा रहे, तो फिर हमें ज़मीन, जानवर, वातावरण के बीच जो कांटेक्ट है, जो वो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। हम बाहर से डॉग पकड़ कर लाते हैं, इसके लिए हमारी एक ट्रेन टीम है। हम जिन डॉग को पकड़ कर लाते हैं, पहले उनको देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनकी पूरी जांच करते हैं, और जांच के दौरान कोई बीमारी है तो उसका इलाज किया जाता है।
उसके बाद सभी डॉग की बर्थ कंट्रोल की सर्जरी करते हैं। उसके बाद उनको सभी डॉग को रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद जहां से हम उनको लेकर आए थे वापस वहीं छोड़कर आते हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल सर्जरी इनकी जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अक्सर देखा जाता है कि डॉग्स जब ब्रीड करते हैं सड़कों के ऊपर या बाहर में, तो बहुत सारे पपीज़ पैदा होते हैं, वो उनको खाना नहीं मिलता, कई बार गाड़ियों के नीचे आते हैं और बहुत ही संवेदनशील स्थिति पैदा हो जाती है। ये स्थिति पैदा ना हो इसलिए ये सर्जरी करनी बहुत ही अनिवार्य हो गया है। यहाँ पर हम सभी छोटे जानवर होते हैं जिसमें कुत्ते और बिल्लियाँ हैं, उनकी एनिमल बर्थ कंट्रोल सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी के दौरान एक पिन होल सर्जरी के द्वारा उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि एक फीमेल के अंदर ओवरीज और उसका यूट्रस होता है और मेल्स के अंदर उसके टेस्टिकल्स होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में कम से कम लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद कुत्तों को 6 से 7 दिन तक हमारे पास रखा जाता है, जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। एक बार जब स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको वापस वहाँ पर छोड़ दिया जाता है जहाँ से वो लाए गए हैं। हम हर महीने लगभग 50 से 60 इस तरह की सर्जरीज कर रहे हैं। इसमें कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों इंक्लूडेड हैं। एनिमल को यहाँ पर लाने के बाद एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जिसमें कि उनका जनरल बॉडी चेकअप, जैसे कि बॉडी वेट और बॉडी टेम्परेचर। हर 3 महीने पे उनकी डिवर्मिंग होती है और वैक्सीनेशन होती है जो कि एनुअली होती है, जिसमें कि एक कनोल कफ होती है, एक DHPPI+L होती है, एक कोरोना होती है और एक एंटी रेबीज होती है। हम अपने यहाँ पर जो शेल्टर में जानवर है उनकी देखभाल करते हैं, टाइम पर उनका इलाज करवाते हैं और साथ ही बाहर से भी लोग हमारे पास जानवर लेके आते हैं, उनका भी इलाज करते हैं। मैं सुबह 8:30 बजे आता हूँ और फिर डॉक्टर के साथ हेल्प करवाता हूँ। जो कुत्ते खाना नहीं खाते उसे हम डॉक्टर के पास दिखाते हैं और जो उसको ट्रीटमेंट हो जाता है उनको जैसे जैसे हालत होती है उनको अलग अलग केज में रखते हैं और फिर शाम को फिर खाना देते हैं, फिर उनको दोबारा ट्रीटमेंट के लिए ले आते हैं। हमारे एनजीओ में काफ़ी सारे वॉलंटियर्स जो कि जुड़े हुए हैं, जो कि एनिमल लवर्स हैं, जो कि यहाँ पे रेस्क्यू और अबेंडेंड एनिमल्स को यहाँ पे लाते हैं, जिनका कि हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पग है जो कि हमें कुछ दिन पहले करोल बाग से मिला था, हमारे एक एनिमल वॉलंटियर को जो कि रेस्क्यूड था, वहाँ पे अबेंडेंड कंडीशन में था। जिनकी काफ़ी ख़राब कंडीशन थी, इनके एक वूंड था, मैगेट वूंड था और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी थे काफ़ी, जिनका अभी जैसे मैंने अभी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया और एक पेन किलर दिया। जो वूंड है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, लेकिन डिस्ट्रेस जो है रेस्पिरेटरी वो अभी भी थोड़ा सा है।
जो कि ट्रीटमेंट के साथ चलता रहेगा मिनिमम फॉर अ वीक। हमारे यहाँ सभी जानवरों को खुला रखा जाता है, किसी को बांधा नहीं जाता। और ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि इतने जानवर होने के बाद भी सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। मुझे लगता है कि एक इंसान के तौर पर हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि ये जब हम इस विषय के बारे में सोचने लगते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है हमें, कि हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे, एक आदमी कैसे कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हर कोई जिसके साथ भी व्यवहार करे वो दिल के साथ करे, तो हम लोग सब इस देश में बहुत खुश रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हर कोई एक जानवर की देखभाल करे, एक बच्चे की देखभाल करे, एक महिला की देखभाल करे, तो क्या हम सबकी देखभाल नहीं कर पाएंगे? और कितना लगता है उसके लिए? ज़्यादा कुछ नहीं। आप रोटी खाते हो, थोड़े 1-2 रोटी अलग जानवर के लिए बना दो, किसी जिसके पास नहीं है खाना उसको खिला दो, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है जो हम सोचते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र प्रभुगांवकर
मैं पुणे में रहता हूँ और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में काम करता हूँ। आज मैं आप सब लोगों को सेफ स्पेसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या है सेफ स्पेस और क्यों हमें इनकी ज़रूरत है? सेफ स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई लड़का या लड़की खुल के निर्भय होके अपना मन व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ सभी को अपनी बातें सुनाने का मौका और प्रोत्साहन मिलता है। सबकी बातें बिना टोक या अपक्षपाती तरीके से सुनाई जाती है और उन पे सुझाव दिया जाता है। चलो ये रहा सेफ स्पेस के बारे में। अब एक कहानी सुनते हैं। सुनना चाहोगे? मुझे यकीन है आप जरूर सुनना चाहोगे। एक गांव में 2 लड़कियां रहती थी। एक का नाम था सीता और दूसरे का फातिमा। अगल बगल में रहने के कारण दोनों में पक्की यारी थी। फातिमा के पिताजी सरकारी नौकर थे और सीता के पिताजी भी सरकारी नौकर थे। सीता बड़े वाले अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी और फातिमा गांव के पाठशाला में। एक दिन हाफते सीता फातिमा के पास आई और बोली, फातिमा चल तुझे एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। जब फातिमा ने पूछा तो सीता ने उसे बताया कि उसका सिलेक्शन स्कूल के फुटबॉल टीम में हो गया है और वो अब स्टेट लेवल पे अंडर 14 फुटबॉल खेलेगी। ये बात सुनकर फातिमा बेहद खुश हुई। उसने अपने दोस्त को कस के गले लगाया और बधाई दी। शाम को जब फातिमा आराम कर रही थी तब उसके मन में एक ख्याल आया, अरे फुटबॉल तो मैं भी अच्छा खेल लेती हूँ, फिर ये मौका मुझे क्यों नहीं मिल पाया? अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसने अपने कक्ष के अध्यापक से पूछा तो उसे उत्तर मिला कि उनके स्कूल में लड़कियों के लिए कोई फुटबॉल टीम ही नहीं है। यह बात सुनकर फातिमा का दिल भर आया। उसने सोचा कि काश अगर स्कूल में एक फुटबॉल टीम होती तो शायद वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले पाती। उसने ठान ली कि वो स्कूल में एक लड़कियों की फुटबॉल टीम बनाएगी और अगले साल इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। उसने अपने अध्यापक महोदय से बात की। अध्यापक महोदय ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे यह जिम्मेदारी दे दी कि वह स्कूल में एक लड़कियों की फुटबॉल टीम बनाए। फातिमा को ये बात बेहद पसंद आई और उसे वो फूले न समाई। वो तुरंत तैयारी में लग गई। स्कूल में अभिव्यक्ति नामक एक कार्यक्रम चलता है जो सेफ स्पेस की तरह है। यहाँ पे हर छात्र को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। कोई छात्र अच्छा गाना गा के अपना हुनर दिखाता, तो कोई नृत्य करके सबका मन लुभाता, तो कोई अच्छी कविता करता। फातिमा ने इसी मंच पे अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुन के सभी जमा हुई लड़कियों में एक सन्नाटा सा फैल गया। सब में तो खेलने की बड़ी इच्छा थी और जोश भी था, लेकिन क्या ये मुमकिन है और क्या उनके माता पिता इसके लिए राजी होंगे? यही सवाल सबके मन में खटक रहा था। फातिमा ने सबके सवाल सुने और अपनी कमर कस ली। उसके पास अभिव्यक्ति के मंच का आधार और अध्यापक के प्रोत्साहन तो था ही, लेकिन अभी उसको सारे माँ बाप से मिलके उनका हौसला जीतना था। उसे पता था कि ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो तुरंत अपनी तैयारी में जुट गई। सारे माँ बाप से मिल लिए। माँ बापों पे बहुत सारे प्रश्न थे। माँ बाप पूछने लगे कि क्या मेरी बेटी शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल खेलेगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे? कई और माँ बापों के मन में ये सवाल था कि क्या उनकी बेटियां हिजाब पहन के फुटबॉल खेल सकती है? फातिमा ने सारे सवालों को सुना और उसका मन काफी भारी हो गया।
उसे लगा कि शायद ये माँ बाप अपने बच्चों को खेलने से मना करेंगे। तभी उसके अध्यापक महोदय ने उसको अभिव्यक्ति के मंच का आधार लेने का सुझाया। अभिव्यक्ति कार्यक्रम या सेफ स्पेस कार्यक्रम जब उनके स्कूल में शुरू हुआ था, एक ऐसा मंच था जहां हर कोई लड़का या लड़की अपना हुनर सबके सामने निर्भय होकर दिखा सके। यहाँ पे कुछ छात्र गाने का हुनर दिखाते, कुछ छात्र नृत्य का, तो कोई छात्र अपनी बनाई हुई एक अद्भुत कविता सुनाता। इस मंच पे सभी छात्रों को खुल के बात करने का और एक दूसरे की बातें सुनने का मौका मिलता। सभी छात्रों में सहानुभूति पूर्वक सबकी बातें सुन के, उनका नजरिया जान के उनको सुझाव देने का मौका मिलता। इस मंच पे सभी छात्रों को एक अपना अनोखा अनुभव सुनाने का बिना डर या संकोच के एक मौका मिलता। फातिमा ने इसी मंच का सहारा लेके सभी माँ बाप से बात की, सारे सवालों के जवाब भी दिए। माता पिताओं ने काफी जवाबों से खुश होके अपनी लड़कियों को खेलने की इजाजत दे दी। आखिरकार फातिमा की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने स्कूल में लड़कियों की फुटबॉल टीम तैयार कर ली, बड़ी मेहनत से तैयारी की और अगले साल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो लोग जीत भी गए। तो दोस्तों, ये रही मेरी कहानी, कैसे फातिमा ने अपने स्कूल में अभिव्यक्ति कार्यक्रम या सेफ स्पेस कार्यक्रम से जुट के अपने सारे सवालों को हल किया और सफलता हासिल की। क्या आपके स्कूल में या कक्ष में ऐसा कोई सेफ स्पेस का कार्यक्रम चल रहा है? तो उसकी जानकारी मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9892420136। मेरा नाम है धीरेन्द्र प्रभुगांवकर। इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है
और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।